हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके शुरू के 3 टॉपिक्स को कवर किया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा की कमियां, मेन संविधान सभा की आलोचनाओं को हम देखेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना, मींस उद्देश्य प्रस्तावना क्या होता है और इसको क्यों हमने संविधान में डाला वो भी देखेंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, मतलब इसके 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको जो हम टॉपिक करेंगे आगे वो अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक के साथ में, जो हमारा है संविधान सभा की कमियां, मीन संविधान सभा की आलोचना। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा बनाई गई उसकी कमियां क्या थी, उसकी आलोचनाएं क्या थी। देखो, हमने देखा कि संविधान सभा ने हमारा संविधान बहुत अच्छे तरीके से बनाया और वही संविधान आज चल भी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी थी। देखो, ये एक कहावत कही गई है हमेशा, नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। ठीक इसी तरीके से जब हमारा संविधान सभा बनाया गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी। तो हम आज जो है उसी कमियों को देखेंगे, उन्हीं आलोचनाओं को समझेंगे जो संविधान सभा को फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं हम संविधान सभा की कमियां, मीन्स आलोचनाएं। ठीक है, तो जो सबसे पहली आलोचना देखी जाती है संविधान सभा की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो इस बेस पर देखी जाती है कि जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कांग्रेस का वर्चस्व। कांग्रेस का वर्चस्व मींस डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। अब देखो, क्या था इसका मतलब कि जब हमारी संविधान सभा बनाई गई, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो उसमें 70% टू 75% जो लोग थे वो कांग्रेस के ही मेंबर थे। अब ऐसे में लोगों का क्या मानना था? लोगों का मानना था कि जो संविधान सभा है वो पूरे भारत की एक बॉडी है, मींस ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन 70% 75% जो उसमें कांग्रेस के नेता है, जब वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के हितों के लिए होगा, वो कांग्रेस के इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, कांग्रेस को हेल्प करेंगे, ना कि पूरे इंडिया को। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना के रूप में देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसमें जो है केवल कांग्रेस के मेंबर नहीं होने चाहिए थे, और भी मेंबर्स होने चाहिए थे, ताकि एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर उसमें बन सके। तो सबसे पहली आलोचना, सबसे पहला क्रिटिसिज्म समझ में आ गया आपको। दूसरा जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, दूसरी जो आलोचना की जाती है, वो इस आधार पर की जाती है कि इसमें संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? लैक ऑफ सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है इंटरनल फ्रीडम, मींस हम अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री होंगे। ठीक है, पूरी तरह से फ्री होंगे, कोई और किसी और के अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन जब संविधान सभा बनी थी तो वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी? ब्रिटिश सजेशन के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश ने सजेशन दिया था, उसी के अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा बनी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का डोमिनेंस भी हमारे ऊपर था। दूसरी चीज क्या थी कि लोगों का यह तक कहना था कि अगर संविधान सभा को, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोई मीटिंग करनी होती थी तो उसके लिए पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। अब देखो, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबाव होगा तो हम ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी जो है एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना के रूप में देखा जाता है। तो दूसरी आलोचना आपको समझ में आ गई। अब जो तीसरी आलोचना की जाती है संविधान सभा की, वो इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें कठिन भाषा का प्रयोग किया गया था। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि यूज ऑफ हार्ड लैंग्वेज, इसमें बहुत ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग किया गया था। अब देखो, संविधान सभा जब संविधान बना रही है तो भाई ऐसी भाषा का प्रयोग करो ना संविधान बनाते हुए जिसके लॉ एंड ऑर्डर लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लोगों को अगर लॉ एंड ऑर्डर आसानी से समझ में आएंगे, नियम कानून अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, तभी तो वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर
समझ में नहीं आएगा कि भाई किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर है, क्या है नहीं है, तो कैसे फॉलो करेंगे। देखो एक्चुअली में क्या था कि संविधान सभा में बहुत ज्यादा लॉयर्स वगैरह और नेता वगैरह थे, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज का यूज किया गया जो आम लोगों को आसानी समझ में आने वाला नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको भी जो है क्रिटिसिज्म के रूप में ही देखा जाता है। अब देखो जब लोगों को समझ में आएगा ही नहीं तो संविधान को बनाने का क्या फायदा। समझ में आ गया आपको। तो तीसरा क्रिटिसिज्म क्या था, तीसरी आलोचना क्या थी। जो चौथी आलोचना की जाती है, जो चौथी कमी देखी जाती है हमारे संविधान सभा की, वो इसके बेस पर देखी जाती है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना होना। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा संविधान सभा बना तो हमने ये डिसाइड किया था कि हर क्लास के लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल होंगे ताकि वो अपनी बात रख सके, ताकि कल को किसी को शिकायत का मौका ना मिले कि संविधान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब संविधान सभा बना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो ये देखा गया कि कई सारे वर्ग इसमें ऐसे भी, कई सारी क्लास ऐसे भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब जब बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे वर्गों के लोग इसमें अपना हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे, तो वो कैसे अपनी बात रख पाएंगे और उनके लिए कैसे नियम और कानून बन पाएंगे। तो ऐसे में तो वो उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए संविधान में कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको भी एक आलोचना के रूप में ही देखा जाता है कि जब हमारी संविधान सभा बनी तो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि संविधान सभा की कमियां क्या क्या थी, मींस उसकी आलोचना, उसके क्रिटिसिज्म क्या थे। तो ये 4 क्रिटिसिज्म है। जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि संविधान सभा की कमियां क्या थी या फिर उसकी आलोचना क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म क्या थे, तो आप इन 4 पॉइंट्स को अगर लिख दोगे अच्छे से तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है उद्देश्य प्रस्तावना। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम प्रियम्बल भी बोल सकते हैं कि जो एक प्रियम्बल है वो होता क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, उद्देश्य प्रस्तावना क्या होता है, उसको आप देखते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना मींस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब इस उद्देश्य प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आज हम उद्देश्य प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की मीनिंग को समझेंगे, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एग्जाम में उद्देश्य प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्तावना एक तरह का इंडेक्स है। देखो आपने कई बुक्स जो देखी होंगी उसमें क्या देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो होता है उसका एक इंडेक्स होता है और आगे जो एक्सप्लेनेशन होती है वो उसी इंडेक्स की एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा संविधान बना है वो उद्देश्य प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही बना है। उद्देश्य प्रस्तावना में जो भी चीज एक्सप्लेन थी उसी को ध्यान में रखकर हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है। तो आपको समझ में आ गया उद्देश्य प्रस्तावना क्या है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्तावना क्या है और इसके प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक्सप्लेन ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि इसके मेन बिंदु क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी, संप्रभुता, सोवरेनिटी, इसका मतलब क्या है? सोवरेनिटी, धर्मनिरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म, इसके बाद न्याय जिसको हम बोलते हैं जस्टिस। इसमें बताया गया है लोकतंत्र के बारे में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी।
वैसे तो इसमें और भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपके लिए ये 6 पॉइंट्स काफी हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 6 मार्क का या 4 मार्क का, तो आप जो है सिर्फ इन पॉइंट्स को लिखकर नहीं आओगे, इन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता मींस फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देश का प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, वो देश के किसी भी भाग में किसी भी पार्ट में घूम सकता है, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे वो सरवाइव कर सके, वो उसको कोई भी मना नहीं करेगा, वो बिल्कुल फ्री है ये सब काम करने के लिए। तो इसका मतलब ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि हर पर्सन जो भारत का नागरिक है, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, कानून की नजर में वो बिल्कुल बराबर होगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। इन दी आई ऑफ लॉ एवरी पर्सन आर इक्वल, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है? तीसरा पॉइंट संप्रभुता। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो देश हो, वो अपने डिसीजन लेने के लिए खुद फ्री होगा, उसके डिसीजन के ऊपर किसी और का कोई भी डोमिनेंस नहीं होगा, वो फ्री होगा अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। और चौथा पॉइंट का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या है कि देश में जितने भी धर्म होंगे वो सभी एक समान होंगे, किसी भी धर्म को ऊंचा दर्जा या नीचा दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम दिवाली भी उसी तरीके से मनाएंगे, हम ईद भी उसी तरीके से मनाएंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, किसी भी धर्म को जो है ऊंचा या नीचा नहीं मानेंगे। धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब है। और जो इसका पांचवा पॉइंट है न्याय। इसका मतलब क्या है कि देश में जितने भी लोग हैं सभी को न्याय मिलेगा, सभी के बीच में जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका बंटवारा बराबर रूप में किया जाएगा। ये नहीं किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, ये नहीं कि किसी को बहुत कम मिल रहा है, कोई जो है वेस्ट कर रहा है, कोई जो है मर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सभी को जो है इक्वल रूप से रिसोर्सेज दिए जाएंगे, और अगर किसी के साथ कोई अन्याय होगा तो उसको न्याय भी दिलाया जाएगा। उसके लिए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, उसके लिए न्यायालय बनाए जाएंगे, और वहां पर जाकर उनको जो है न्याय दिया जाएगा। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि देश में जो है सारी पावर का सोर्स जो है वो जनता होगी, मींस जनता के हाथ में ही सारी पावर होगी, जनता ही डिसाइड करेगी कि सरकार किस तरीके से बनाई जाएगी, और अगर वो सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो जनता के हाथ में ही ये पावर है कि वो उस सरकार को हटा भी सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, उद्देश्य प्रस्तावना क्या होता है, और उद्देश्य प्रस्तावना में ये जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज की क्लास के दोनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा जो बनाई गई थी उसकी कमियां क्या क्या थी, और उसको किन किन क्रिटिसिज्म, किन किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ में आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो उद्देश्य प्रस्तावना है वो होती क्या है, और इनमें किन किन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया था जिसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान बना था। फिर भी अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे दिया जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।